हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंपनी लॉ के आपके पास जितने भी आपके दिमाग में डाउट थे, कंफ्यूजन थी कि सेक्शन नंबर कोड करना ही नहीं करना, हमें आंसर कितने बड़ा लिखना है, 6 नंबर का मार्क्स में हमारे 9 नंबर के मार्क्स में हमारा कितना बड़ा आंसर होना चाहिए, हमें यहाँ पे क्या प्रोविजन कैसे लिखना है, क्या आंसर हमारी फॉर्मेट होना चाहिए आंसर का, तो सारे यहाँ पे डाउट्स का मैं आपको जवाब देकर चलूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आप चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ये वीडियो किस लिए रेलेवेंट है, बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम दोनों बच्चों को रेलेवेंट है, चाहे वो रेगुलर का हो, सोल का हो, एनसीवेब का हो। इस वीडियो के अंदर मैं सारे आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। तो चलो सबसे पहली कंफ्यूजन हमारे पास क्या निकल के आती है कि सेक्शन नंबर कोड करना है या नहीं करना। मैं आपको सीधा सा जवाब दूंगा कि आपको सेक्शन नंबर कोड नहीं करना है। आप सेक्शन नंबर लर्न मत करो, आपको यहाँ पे कोड नहीं करना है। आपको कोई प्रोफेसर का एग्जाम नहीं है कि आपसे वो सेक्शन नंबर मांगते ही मांगते हैं। आपकी यहाँ पे कोई कंपल्सेशन नहीं है कि आपको यहाँ पे सेक्शन नंबर कोड करना है। सेकंड, यहाँ पे क्या प्रोविजन अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, और भाई किसकी लैंग्वेज में लिखोगे, अपनी तो लैंग्वेज में लिखोगे। तो यहाँ पे आप जो प्रोविजन है अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बट यहाँ पे प्रोवाइडेड ये है कि आप उसका यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो चेंज ना कर दो, जैसा है उसको थोड़ा बहुत मोल्ड करके लिख दो, ना कि पूरा कंसेप्ट को यहाँ पे चेंज कर दो। कोई भी यहाँ पे जो लॉ का यहाँ पे आंसर होता है वो कोई भी अपना एज इट इज एग्जैक्ट लॉ नहीं लिख सकता। हम अपनी आंसर में हमने अपनी फॉर्मेट के अंदर उसको मोल्ड करके लिख सकते हैं। साथ ही साथ केस स्टडी के क्वेश्चन का कोई फॉर्मेट है जिसमें आंसर लिखे। इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे केस स्टडी का कोई पर्टिकुलर डिफाइंड फॉर्मेट नहीं है जो ड्यू बोलता है, पर यहाँ पे अगर आप इस फॉर्मेट के अंदर लिखोगे जो मैंने यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर रखा है कि पहले प्रोविजन देन फैक्ट्स ऑफ द केस देन कंक्लूजन, तो इस फॉर्मेट ये आपका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन डालेगा आपके एग्जामिनर के ऊपर। कैसे, एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लो कि यहाँ पे एक प्लेन जा रहा था, प्लेन यहाँ पे क्रैश हो गया, उसके अंदर 6 के 6 डायरेक्टर एबीसी लिमिटेड कंपनी के यहाँ पे सारे डाई हो गए, मर गए। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि सबसे पहले प्रोविजन लिखूंगा कि यहाँ जो मेरा प्रोविजन है वो मेरा यहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन से रिलेट करता है। साथ साथ फैक्ट्स ऑफ द केस के अंदर की प्लेन जहाँ पे जा रहा था वहां पे वो क्रैश हो गया, 6 के 6 डायरेक्टर एबीसी कंपनी लिमिटेड के यहाँ पे मर चुके हैं। अब उसके बाद कंक्लूजन के अंदर की इन लाइट ऑफ द अबव प्रोविजन एंड फैक्ट्स ऑफ द गिवन केस, हम यहाँ पे ये कंक्लूड करते हैं कि जो हमारी कंपनी है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी बिकॉज ड्यू टू द यहाँ पे जो चलेगा वहां पर परपेचुअल सक्सेशन। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे फोर्थ, डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चंस में बेसिस लिखना जरूरी है या नहीं है। डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चन में हमें यहाँ पे बेसिस लिखना है। आपका एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो भी डिफरेंस बिटवीन का यहाँ पे लिखोगे उसका ना आप बेसिस लिखो। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाऊं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट के बीच में डिफरेंस बिटवीन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बेसिस भी मेंशन कर रखा है कि मीनिंग, आपको यहाँ मैंने यहाँ पे मीनिंग लिख दिया, देन यहाँ पे नेचर आ गया, देन एनफोर्सेबिलिटी, देन एग्जांपल। तो यहाँ पे मैंने बेसिस भी मेंशन कर रखे हैं। ये क्वेश्चन 4 नंबर का था, एग्जाम में ने यहाँ पे पूरे के पूरे 4 नंबर यहाँ पे दे दिए। तो आपको बेसिस भी मेंशन करके यहाँ पे चलना है, वो आपके एग्जाम पे बहुत अच्छा इंपैक्ट डालेगा, बहुत अच्छा इंप्रेशन डालेगा। उसके आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या आता है, कोई पेनल्टीज की लिमिट मुझे लर्न करनी है या नहीं। आपको कोई भी पेनल्टीज की लिमिट यहाँ पे लर्न नहीं करनी है। सिंपल सा, अगर कहीं भी पेनल्टी आती है तो आप सिंपल सा वहां पे लिख देना कि यहाँ पे जो भी पेनल्टी है वो प्रिस्क्राइब लिमिट के यहाँ पे उससे लगेगी, या एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, एज द फीस में भी प्रिस्क्राइब्ड। जो ऐसा करके लिख दोगे आपका यहाँ पे काम बच जाएगा। आपको यहाँ पे कोई भी पेनल्टी लर्न करने में यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, आप सिर्फ अपने प्रोविजन लर्न करने पे दिमाग लगाओ। साथ ही साथ अब यहाँ पे मैक्सिमम पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी क्या है। मैक्सिमम पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी क्या है, यहाँ पे मैं आपको एक ही स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ये पूरा आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। सिंपल सी बात है, 2 एवरेज आंसर जो होते हैं वो आपका यहाँ पे एक परफेक्ट आंसर से ज्यादा बेटर होते हैं। सिंपल सी बात है, आपके पास 2 नंबर के क्वेश्चन है, 2 यहाँ पे आपके 9 मार्क्स के क्वेश्चन है, आप दोनों के यहाँ पे एवरेज लिखोगे ना तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे, तो आपके 12 नंबर यहाँ पे हो गए। वहीं अगर आप एक आंसर को यहाँ पे बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करोगे, उसको अच्छे से एग्जांपल लिखोगे, कंक्लूजन लिखोगे, यहाँ पे उसके फैक्ट्स लिखोगे, अच्छी से सब पूरा उसको मेंटेन करके चलोगे, तो आपके यहाँ पे हद मार के भी आपको वहां पे वो 7 मार्क्स दे देगा। पर क्या होगा, आप उसका में आप पूरा उसमें टाइम लगा दोगे, अपना अगला क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, जहां पे वो आप अच्छा सा अटेम्प्ट कर सकते थे वो आपसे अटेम्प्ट नहीं हुआ, तो वहां पे आपके मार्क्स कट हो जाएंगे और आपकी पूरी टाइम मैनेजमेंट हिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या प्रेफर करूंगा कि आप जो अपने यहाँ पे एक आंसर को बहुत अच्छा बनाने की बजाय आपने जितने भी आंसर लिखो वो एवरेज बेसिस के ऊपर लिखो, ताकि आपका जो पेपर है वो यहाँ पे टाइम रहते पूरा कंप्लीट भी हो जाए 3 घंटे के अंदर। साथ ही साथ पेजेस एग्जैक्टली कितने फिल करने हैं अपने कंपनी लॉ के एग्जाम के लिए। लॉ में प्रोविजन कितना ही स्ट्रेच कर लोगे यार, कहानी कितनी ही लिख लोगे, जो प्रोविजन जितना है उसको उतना ही लिखो। सिंपल सी बात है, स्मॉल कंपनी की बात करें, स्मॉल कंपनी की हमारे पास 2 लिमिट होती है, 4 करोड़ 40 करोड़। इसको आप कितना ही स्ट्रेच कर लोगे यहाँ पे 9 नंबर के क्वेश्चन के अंदर या 5 नंबर के क्वेश्चन में कितना ही स्ट्रेच कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। तो सिंपल है, स्टिक टू द पॉइंट रहो, जितना आता है उतना वहां पे लिखो। नॉर्मल सी बात है, आप उसको आगे स्ट्रेच नहीं कर सकते। लॉ जैसे एग्जाम्स में क्या होता है, आप अपने कंटेंट को ज्यादा स्ट्रेच करोगे तो कहानी लगती है वो पूरी। जो आपको कंटेंट स्ट्रेच करना होता है वो आपको यहाँ पे अपने एचआरएम के सब्जेक्ट के अंदर वगैरह के अंदर करना होता है। अब आगे, प्रेजेंटेशन अच्छी कैसे करें। सबका यही सवाल रहता है कि यहाँ पे जो मेरी प्रेजेंटेशन है मैं उसको अच्छी कैसे करूँ। नॉर्मल सी बात है, जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको लगता है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड आपने लिखा है उसको यहाँ पे हाईलाइट कर दो। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, मुझे यहाँ पे पता था कि जो मेरा यहाँ पे रेक्टिफाइंग है वो मेरे को इंपॉर्टेंट कीवर्ड लग रहा है, मैंने यहाँ पे उसको अंडरलाइन कर दिया। साथ ही साथ नो कंसिडरेशन मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, नॉट वैलिड को हाईलाइट कर दिया, नो रेटिफिकेशन ऑफ एग्रीमेंट को मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, नो रेटिफिकेशन ऑफ एग्रीमेंट रिन्यूइंग। अगर मैं आगे दिखाऊं, आगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो डिफरेंस बिटवीन मैंने कोई यहाँ पे हाईलाइट नहीं करे, बाकी जितना भी है कि जो भी आप पॉइंट लिख रहे हो उसको यहाँ पे जो कीवर्ड है उसका हाईलाइट करते हुए चलो। साथ ही साथ थोड़ी अपनी राइटिंग
बड़ी करो। ये क्या होगा, ये आपके एग्जामिनर के साथ साइकोलॉजिकल फैक्टर के तौर पे खेलेगा। कैसे, आप अपनी अगर राइटिंग, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ये यहाँ पे मीडियम, यहाँ पे फॉन्ट साइज की राइटिंग है, आप इसे हल्की सी बड़ी लिखो या इसकी जैसी भी लिखोगे ना, तो आपका क्या होगा, बहुत लोग क्या होता है बहुत छोटी 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 राइटिंग लिखते हैं। उससे क्या होगा, उसने भी उतना कंटेंट ही लिखा है, और जिसकी राइटिंग बड़ी है उसने भी उतना कंटेंट लिखा है, पर सामने वाले एग्जामिनर पे क्या लगेगा कि जिसकी राइटिंग छोटी है ना, बिल्कुल चिनी चिनी सी राइटिंग है, उसको लगेगा कि इसने कंटेंट ही नहीं लिखा हुआ। पर जिसकी राइटिंग थोड़ी बड़ी थी, या जिसने थोड़ा अच्छा मीडियम साइज की राइटिंग लिखी हुई थी, तो वहां पे उसको लगेगा कि हाँ भाई इसको आंसर आते हैं, इसने यहाँ पे पेज भरा हुआ है, इसने यहाँ पे अच्छा खासा कंटेंट लिखा हुआ है। अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे क्या आता है कि यहाँ पे पेजेस कितने बनने होते हैं, 6 नंबर में कितने पेज भरने, 18 नंबर में कितने पेज भरने, 9 नंबर में कितने पेज भरने। ये पूरी 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 यहाँ पे मिथ है। ड्यू कुछ भी नहीं बोलता कि यार आप 6 नंबर में 3 पेज भरो, 6 नंबर में 2 पेज भरो, 18 नंबर में 8 पेज भरो, ये कोई भी नहीं बताता। आपको यहाँ पे जो लॉ का एग्जाम है, इसके अंदर आपको सिर्फ यहाँ पे रेलेवेंसी पे काम करना है, साथ ही साथ यहाँ पे अपनी राइटिंग को बस बड़ा कर देना। अब आपका कोई एग्जामिनर होगा, उसको ये लगेगा कि यार यहाँ पे जो अगर कोई एग्जामिनर चेक करने के लिए आया, उसको ये लगा कि यार बच्चे ने आंसर कंटेंट यहाँ पे लिख नहीं रखा, पर आपने कंटेंट तो लिखा है, रेलेवेंट भी लिखा है, पर कंटेंट नहीं लिखा हुआ, तो उसके लिए मैंने बता दिया कि अपनी राइटिंग को थोड़ी बड़ी कर दो, अपना फॉन्ट से इंक्रीज कर दोगे, वो साइकोलॉजिकल फैक्टर में उसके साथ काम करेगा, एंड उसको लगेगा कि आपने यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है। पेजेस जो है यहाँ पे पूरा मिथ है। मैंने नॉर्मल से एग्जांपल बताया, स्मॉल कंपनी को यहाँ पे 9 नंबर का आ गया, तो आप कितना इसको स्ट्रेच कर लोगे, कितना उसको बड़ा कर लोगे, आप नहीं कर सकते बिल्कुल भी। साथ ही साथ कौन सी गाइडलाइंस इन पेजेस को डिफाइन, कौन सी गाइडलाइंस इन पेजेस को डिफाइन करती है, कोई भी गाइडलाइंस पेजेस को डिफाइन नहीं करती है। उसके बाद कितने नंबर पर कितने पेजेस, क्या फिक्स क्राइटेरिया, कोई भी फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। जितना आपको आता है आप उतना लिख दो, वहां पे कोई यहाँ पे फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। आपको ये नहीं कि 6 नंबर के अंदर आपको 4 4 5 5 पेज भरना है, कोई ऐसा नहीं है। आप बस स्टिक टू द पॉइंट रहो, जितने पॉइंट्स आपको आते हैं आप वहां पे नोट डाउन कर दो, एंड बस आंसर को कुछ इस तरीके से फ्रेम करो, कुछ इस तरीके से वहां पे लिखो कि ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपने थोड़ा कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है और रेलिवेंट भी होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे क्या निकल के आती है, प्रेजेंटेशन का चीट कोड क्या है। प्रेजेंटेशन का चीट कोड, इसमें मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आपसे यहाँ पे पेपर में पूछेगा कि यार प्रोड्यूसर कंपनी के ऑब्जेक्ट्स का एक्सप्लेन करो। आप क्या करोगे, सीधा चालू हो जाओगे, फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द प्रोड्यूसर कंपनी। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको प्रोड्यूसर कंपनी की डेफिनेशन देनी है, उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे स्टार्ट करना है। ऐसे में क्या होगा, आपको यहाँ पे आपकी जो आंसर की प्रेजेंटेशन होगी वो इंप्रूव हो जाएगी, एग्जामिनर को लगेगा कि आपको कंटेंट आता भी है, और आपकी जो आंसर की लेंथ होगी वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तीनों तरफ से ये आपके काम करेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये नहीं कि बिल्कुल जो पूछेगा उसको डायरेक्टली स्टार्ट कर दो। नॉर्मल सी बात है, अगर आपसे पूछा कि कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, ये नहीं कि सीधा फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ साइलेंट फीचर्स ऑफ द कंपनी, ये नहीं लिखना। नॉर्मल से पहले कंपनी की डेफिनेशन बताओ कि कंपनी क्या होती है, उसके बारे में हल्का सा लिखो, 4 5 लाइन, आधा पेज लिखो, उसके बाद वहां पे उसके फीचर्स को लिखना चालू करो। उसके बाद अब नॉर्मल सी बात है, बच्चों को ये डाउट आता है कि यार सर मेरे को ये चीज बताओ कि मेरा 9 नंबर का क्वेश्चन आया है, अब यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन पूछ ली गई मेरे से, यहाँ पे ऑडिटर की या डायरेक्टर की, तो मैं यहाँ पे कितने पॉइंट लिख के आऊं। यहाँ पे मैं आपको नॉर्मल सा बताऊंगा, 1 नंबर 1 पॉइंट। मैं आपको सेफर साइड में बताऊंगा कि आपको यहाँ पे 11 पॉइंट लिख के आ जाना, या 10 पॉइंट लिख के आ जाना। नॉर्मल सी बात है, आप यहाँ पे सोचो कि 9 नंबर में 9 ही पॉइंट लिखूंगा, ऐसा नहीं है, आपको वहां पे 10 से 11 पॉइंट मेंशन करने होंगे। अब उसके बाद अब कोई यहाँ पे टॉपिक ऐसा निकल के आ सकता है जिसका जो आया तो 9 नंबर के अंदर है, पर उसके पॉइंट्स ही यहाँ पे 5 है, तो भाई 5 ही लिख दो। ऐसा कोई वहां पे डिफाइन नहीं कि आपको 4 पॉइंट अलग से नए बनाने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास यहाँ पे कंटेंट है तो आप यहाँ पे सेफर साइड पे चल के अपने यहाँ पे मेंशन कराना वो पॉइंट्स। ये नहीं कि आपको 9 नंबर के अंदर सारे के सारे पॉइंट्स मेंशन करने, 14 के 14, 15 के 15, कोई 14 के 14, 15 15 यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन नहीं करने। सिर्फ यहाँ पे 9 से लेके 11 तक पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर देना, मतलब कि सेफर साइड में यहाँ पे 11 लेके चलूंगा। उसके बाद पासिंग का क्राइटेरिया क्या है, पासिंग आपको यहाँ पेपर पास करने सिर्फ 40% नंबर चाहिए होते हैं। अगर आपके 40% नंबर से यहाँ पे कम आते हैं तो आपका यहाँ पे एफ ग्रेड आ जाएगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे पेपर पास करने के लिए आपको 40% नंबर चाहिए होते हैं। दूसरी बात, अब आते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का खेल। ये खेल क्या है, अभी आप यूट्यूब पर देख रहे हो, आपको क्या होगा, आपको ऐसा कंटेंट दिया जा रहा है कि उसके अंदर आप क्या कंटेंट कंज्यूम क्या कर रहे हो, कि आप एक ये यूनिट कर लो, इस यूनिट के 5 क्वेश्चन कर लो, ये यूनिट के 8 क्वेश्चन कर लो, या इस यूनिट के 4 क्वेश्चन कर लो, आपका यहाँ पे पूरी यूनिट प्रिपेयर हो जाएगी। अरे भाई नॉर्मल सी बात बताओ, पेपर के अंदर आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। 4 क्वेश्चन कैसे, पहला क्वेश्चन आया उसके 2 पार्ट और में आया, फिर उसके 2 पार्ट, 4 क्वेश्चन हो गए, 2 और के 2 ऊपर और के 2 नीचे। अब नॉर्मल सी बात है, आपने उस यूनिट से एक पहली यूनिट से 5 क्वेश्चन पढ़े, आपकी इतनी हाई प्रोबेबिलिटी है, इतनी अच्छी किस्मत है कि वो 5 में से 4 क्वेश्चन वही के वही आएंगे पेपर के अंदर। अपना थोड़ा स्कोप को इंक्रीज करो। अपना समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको, अपने थोड़े स्कोप को इंक्रीज करो कि भाई इतनी अच्छी हमारी किस्मत नहीं है, इतनी हमारी अच्छी हमारी प्रोबेबिलिटी नहीं है, मुझे ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है ताकि मेरा स्कोप यहाँ पे इंक्रीज हो। मैं अगर यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, आप यहाँ पे 10 क्वेश्चन प्रिपेयर करके चले गए, नॉर्मल सी बात है, 10 क्वेश्चन मतलब कि 10 अलग अलग यहाँ पे छोटे छोटे टॉपिक हो गए। अब उसके अंदर से आपको यहाँ पे क्या हुआ, आपने यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ा उसको भी आधा 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 अधूरा पढ़ा। कैसे, नॉर्मल से एग्जांपल, आप यहाँ पे पढ़ के जा रहे हो कि प्रोड्यूसर कंपनी क्या होती है, पेपर के अंदर आगे प्रोड्यूसर कंपनी के ऑब्जेक्ट्स बताओ। अब उसके अंदर कौन सी कहानी लिखोगे, नहीं लिख सकते कोई भी कहानी। तो नॉर्मल सी बात है कि वहां पे आपको अगर प्रोड्यूसर कंपनी भी प्रिपेयर कर रहे हो तो वहां पे उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, उसके यहाँ पे एडवांटेज प्रिपेयर कर लो, या उसके यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करो। पहले देखो कि यहाँ पे कंटेंट में आता क्या है। इसके लिए हमने क्या कर रखा है, इसके लिए हमने यहाँ पे अपनी यहाँ पे मैम ने यहाँ पे अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके
करके 3.5 आवर्स के अंदर आपको यहाँ पे पूरा सारी के सारी यूनिट्स का वन शॉट कंप्लीट यहाँ पे करवा रखा है। उसके अंदर मैम ने आपको ए कैटेगरी बी कैटेगरी दोनों तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे करवा रखे हैं ताकि बच्चे अच्छे से प्रिपेयर कर ले। अब क्वेश्चन भी जितने तरीके से पूछे जाते हैं आपके पेपर में, क्या आपके पेपर के अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, डिफरेंस बिटवीन भी आएंगे, ऑनर्स के पेपर के अंदर स्पेशली केस स्टडीज भी आएगी। तो जितनी भी केस स्टडीज बनती है या जितने भी तरीके से स्टेटमेंट से बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैम ने वहाँ पे हर पॉइंट पे वहाँ पे लिख रखे हैं, वहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, आप इस वीडियो को देख सकते हो, हमने अपने चैनल पर डाल रखी है। नॉर्मल सी बात है। उसके बाद आपको क्या करनी है, इस व्हाट्सएप कम्युनिटी को कर लेना है ज्वाइन। इससे क्या होगा, इसमें आपको सारा स्टडी मटेरियल, रेगुलर अपडेट्स और सारी गाइडेंस यहाँ पे मिल जाएगी वॉइस नोट्स के थ्रू। साथ ही साथ ये कम्युनिटी जो है वो आपकी सेमेस्टर 2 से लेकर सेमेस्टर 6 तक आपकी यहाँ पे काम आएगी। साथ ही साथ कल जो यहाँ पे सुबह 9 बजे ऑनर्स का पेपर होगा वो मैं इस कम्युनिटी के ऊपर 12:15 बजे पूरा यहाँ पे अपडेट कर दूंगा ऑनर्स के बच्चों से मंगवा के, प्रोग्राम के बच्चों जिसके लिए वो हेल्प हो जाएगी। तो इस कम्युनिटी को फटाक से ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे अच्छे से ज्वाइन कर लेना ताकि आपका यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या कोई भी इंपॉर्टेंट जो भी हम गाइडेंस देते हैं वो यहाँ से आपसे मिस आउट ना हो। तो आई होप आपके यहाँ पे जितनी भी कंफ्यूजन थी वो सारी क्लियर हो गई है। आपको पता चल गया कि मुझे सेक्शन नंबर कोट नहीं करने, मुझे स्टिक टू द पॉइंट रहना है, मुझे यहाँ पे आंसर को ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, मुझे दिखाना है कि मुझे आता है और मुझे ये भी दिखाना है कि मैंने लिखा है यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे शीट भरी है, पर ये नहीं कि बहुत ही कहानियां वहां पे लिखनी है। और यहाँ पे कोई भी फिक्स फॉर्मेट नहीं है। आपके यहाँ पे कोई बोलेगा कि कोई सीनियर ने बताया कि यार 6 नंबर में यहाँ पे 3 पेज भरने होते हैं, 9 नंबर में 5 पेज भरने होते हैं, कोई इसी प्रोफेसर ने बोला कि आपको 6 नंबर में 2 पेज लिखने हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सारी की सारी मिथ होती है। आप जितनी भी यूट्यूब की वीडियोस में देखोगे सारी की सारी मिथ है। ये काम कब आती है, ये काम आपके वैसे पेपर में काम आती है जो आपके एचआरएम टाइप के होते हैं, आपके बीएम टाइप का, आपके एमपीए टाइप का। ये लॉ के पेपर में काम नहीं आती। लॉ का पेपर आपका स्टिक टू द पॉइंट होता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, सेमेस्टर 5 में आओगे, सेमेस्टर 6 के अंदर आओगे तो आपका इनकम टैक्स जीएसटी आएगा, तो वहां पे भी हम टू द पॉइंट लिखते हैं, स्टिक टू द पॉइंट लिखते हैं। तो आपको आई होप यहाँ तक का समझ में आया होगा। एंड अगर आपको जो भी प्रिपरेशन, अगर आप किसी बच्चे ने स्टार्ट नहीं करी है तो उसके लिए यही है, वो ये वाली वीडियो रेफर कर लेना। साथ ही साथ मैम ने यहाँ पे अपनी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक केस लॉ की इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पे केस लॉ की सारी कंपाइल करके वो वीडियो भी आपके लिए बना के डाल रखी है। केस लॉ आपकी मेजरली यूनिट 1 से आते हैं और यूनिट 2 से आते हैं, तो सारे के सारे वो केस लॉस कर लेना। अगर आप वहाँ पे केस लॉ को मेंशन कर देते हो, जरूरी नहीं है कि आपको मेंशन करना है, आपको लर्न करके जाना है, पर किसी बच्चे को बाय चांस लर्न रह गया, उसने मेंशन कर दिया, तो क्या होगा कि वहाँ पे एग्जामिनर पे अच्छा इंपैक्ट जाएगा कि हाँ वो एग्जामिनर को लगे कि भाई बच्चे को यहाँ पे क्वेश्चन आता है। आई होप आपको वाली वीडियो पसंद आई होगी, आपके जितने भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो गए होंगे। चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट में छोटा सा यहाँ पे ब्लू आर्ट यहाँ पे डाल देना। चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।